हेलो बच्चों, अभी हम फिज़िक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट प्रायोरिटी, फरवरी में एग्जाम्स हैं, तो वी आर स्टार्टिंग विद फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस। फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, विच आर ऑल अराइजिंग फ्रॉम अ स्टैटिक चार्जेस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या क्या लर्निंग समझेंगे? फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच आर ऑल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस ऑन अ प्लेस। ठीक है, मूविंग चार्जेस का बाद में आएगा। चलो, द फर्स्ट टॉपिक, इसमें हमको ये चीज़ समझनी है। हम बचपन में एक चीज़ करते थे, कोम को बालों में रब करते हैं, छोटे छोटे कागज़ को करते हैं तो वो कागज़ उससे चिपक जाते हैं। सबको याद होगा वो क्यों होता है? बिकॉज बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग एक चीज़ आएगा पैटर्न अपने को पढ़ाई में। चार्जिंग करने से सिमिलर चार्जेस का अक्यूमुलेशन हो जाता है ऑन वन एज ऑफ द पार्टिकल। सपोज ये कोम्ब है, ठीक है, तो एक साइड में उसके एक चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, सिमिलर चार्जेस। अब जब उसको हम उस दूसरी चीज से के तरफ रखते हैं विच इज ऑपोजिटली चार्ज, सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसको हम किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी या बॉडी विच इज हैविंग एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज उसके साथ रखेंगे तो इट विल अट्रैक्ट। बलून को अगर हम फुला लें और उसको हेयर से करें और वॉल को आप टच करो तो बलून वॉल पे चिपक जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। बलून के सरफेस पे एक चार्ज आएगा, वॉल का एक दूसरा चार्ज है विच विल अट्रैक्ट ईच अदर एज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर पैटर्न होगा। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, अपने एनसीईआरटी से ही ये डायग्राम है, वेयर सपोज अ वन रॉड इज देयर, ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड को आपने सिल्क थ्रेड से बांधा है। सिल्क थ्रेड का ये है कि उसका अपना कोई वेटलेस समझ जाइए, उसका यहाँ पर कोई ऐसा रोल नहीं है। यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं, दो ऑपोजिट चार्ज बॉडी और दो सिमिलर चार्ज बॉडी को जब आपस में लाएंगे तो हाउ इट विल रिएक्ट टू इट। तो समझ जाओ, ये एक ग्लास रॉड है, इसको फिलहाल हम ध्यान नहीं देना। ये एक ग्लास रॉड है जो हवा में लटकी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक ग्लास रॉड है हवा में लटकी, ये भी एक ग्लास रॉड है। अब मैं एक दूसरी ग्लास रॉड ला रही हूँ विच इज चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो ग्लास रॉड लटकी है, तीन ग्लास रॉड है, एक पॉजिटिव चार्ज से आपने चार्ज करके रखी है, एक नेगेटिव चार्ज से चार्ज करके रखी है और तीसरी फिर से आपने पॉजिटिव चार्ज से चार्ज करके रखी है। अब जब पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड के पास आप नेगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लाओगे ना, यहाँ पर पॉजिटिव ही पॉजिटिव रखा है, पहले पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड के साथ आप पॉजिटिव चार्ज रॉड को ला रहे हो तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जो हवा में लटकी है जिसको आपने होल्ड नहीं किया है, तो इसको आपने होल्ड किया तो ये तो रिपेल होने से रही, लेकिन जो हवा में लटकी जिसके ऊपर कोई फोर्स, कोई पावर, कोई होल्डिंग नहीं है, तो इट विल गो अवे फ्रॉम दिस। इसको तो आप दूर नहीं करोगे तो ये खुद चली जाएगी, जी मुझे तुझसे दोस्ती नहीं करनी है। ओके, सेकेंड इसमें क्या हुआ, ग्लास रॉड नेगेटिव से है, मैंने दूसरी ग्लास रॉड लाई, अब इसको भी मैंने नेगेटिव से चार्ज की। यही शो करने के लिए दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी। फिर से इसको कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रोक नहीं सकता, ये बोलेगी जा मुझे नहीं करनी दोस्ती, हो गई दूर, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी है, मैंने उसका ऑपोजिट चार्ज ग्लास रॉड को लाई, इसको तो मैंने कंट्रोल रखा है, इसको कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये ऑपोजिट चार्ज है। इफ दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ये इसके पास आ जाएगी, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। समझ गए? इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे को एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये नीचे वाला डायग्राम भी यही शो कर रहा है। देखो, हमने एक सपोज एक रॉड लगी है, इसमें दो थ्रेड्स बंधे हुए हैं, दोनों थ्रेड्स में हम सिमिलर चार्ज बॉडी लगा दी है, प्लस प्लस वाली लगा दी, तो क्या होएगा, ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं तो व्हाट दे विल डू, दूर चले जाएंगे। सेकेंड इसमें एक, इसमें दोनों माइनस माइनस है, सिमिलर चार्ज है, मैंने इधर बांध दिया, ये दोनों भी दूर चले जाएंगे। अब एक प्लस है एक माइनस है, मैंने इसको बांध दिया, दोनों पास आ जाएंगे। दिस इज इट। इसी को एक्सप्लेनेशन को अगर चार्जिंग बाय रबिंग या कुछ में आता है तो यू कैन एक्सप्लेन इट, और इस बहुत इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करके भी अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो, तो अभी हमने
चार्ज बॉडीज के बारे में बात किया, तो चार्ज आ गया। तो चार्जिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं? चार्जिंग हम 3 तरीके से, जो यहाँ पर अपन मेंशन किए, चार्जिंग बाय रबिंग, बाल, बलून, कोम, ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग हो गया। चार्जिंग बाय कांटेक्ट, 2 बॉडी को हम कांटेक्ट में ले आए, 1 and 2, वी आर ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो इसका और इसका चार्ज आएगा, ये मैं जैसे ही स्टेप में जाऊंगी तब आपको बताऊंगी सिमिलर चार्ज। 2 बॉडीज कमिंग इन कांटेक्ट विद, चलो ये एक बॉडी ले लेते हैं और ये एक बॉडी ले लेते हैं, 1 बॉडी 1 बॉडी, वी आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर बट नॉट ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। पहला है बुलाया, रब किया। दूसरा है नो रबिंग, सिर्फ साथ में खड़ा कर दिया। तीसरा है साथ में तो लाया पर कांटेक्ट में नहीं लाया, ठीक है। तीनों चीज़ें साथ में लाके घसीट दिया, साथ में लाके शांति से रख दिया, साथ में लाया लेकिन डिस्टेंस पे रखा। 3 टाइप की चार्जिंग में हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो पहली चीज़, व्हेन वी आर रबिंग द 2 बॉडीज विद ईच अदर, ठीक है, तो क्या होएगा, ये एक दूसरे चार्ज एक्सचेंज करेंगे, दे विल एक्सचेंज द चार्जेस, ठीक है। इफ़ दिस इज एक्सेस इन नेगेटिव चार्ज, ये है एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी को मैं नेगेटिव एक्सेस वाले के साथ कर रही हूँ, तो इसमें क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज आ किस वजह से रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें यहाँ मेंशन नहीं किया, चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप, ठीक है, मैं इसमें लिख देती हूँ। एक तो प्लस चार्ज रहेगा, माइनस रहेगा, और एक अपना न्यूट्रॉन रहते हैं। यहाँ कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती है, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, और वी कैन से लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज बॉडी विल बी ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रल तो आपको पता है, बोथ प्लस एंड माइनस आर इक्वल इन नंबर, देन इट इज न्यूट्रल बॉडी। तो ये जो बॉडी को चार्ज नेगेटिव हो रही बॉडी या बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रही है, इट इज मेन रोल हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज प्लेइंग द रोल। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रही है इसको, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसके पास सपोज पहले 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन 2-4 इधर दे दी, तो नाउ इट इज लेस विद द इलेक्ट्रॉन, यानी मोर विद द प्रोटॉन विच इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी काउंट की जाएगी। अगर ये बॉडी के पास 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल बॉडी है, अब कोई बॉडी आई और इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले ली, छीन ली, जो भी जबान में बात करूं, इफ दिस बॉडी हैज डोनेटेड इट इलेक्ट्रॉन और दिस हैज टेकन अवे दिस इट्स इलेक्ट्रॉन, तो दिस हैज टेकन अवे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 10 थे पहले, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, सपोज 12 हो गए, नाउ इट इज इन एक्सेस with the electrons, means it is in excess with the negative charge, so now we will say it negatively charged body, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बैलेंस है, तो इट इज न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। तो चार्जिंग बाय बॉडी, चलो रीड कर लेते हैं। व्हेन वी रब 2 सब्सटेंसेस देन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो हो रहा है, हीट इज प्रोड्यूस्ड। वैसे भी जब भी फ्रिक्शन होता है, देखो आप अपने दोनों हाथ को करो, गर्म लगेंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन rubbing, heat is produced, so you can feel that heat, so heat is produced, then one of the substance absorbs it, yes, and emit electrons, the electron कौन दे रहा, ये भी याद कर लो, नीट में कहीं भी फंसाते हैं अपने को, नीट हो JEE में, जिसने हीट अब्जॉर्ब किया उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा क्वेश्चन है। सो द वन विच अब्जॉर्ब्स द हीट emits electron, the second one absorbs the electron, दूसरे में ले लिया, तो the one which absorbs heat loses electron, positively charged हो गया, the one which the second one will take the electron, वो negative charge body हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन बन गए, कहीं भी फंसा सकते हैं। now the electron, one which emit electron due to lack of electron becomes positively charged, and the one which accepts the electron becomes positive negatively charged, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यहाँ कुछ examples we have given for positively charged and negatively charged bodies. Glass rod, maximum times it takes the positive charge. Cat skin, woolen cloth,
वुलन कोट, वुलन का जो भी आइटम होगा पॉजिटिव चार्ज समझ जाओ, उसके ऊपर आप कुछ कर रहे हो तो दूसरी बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज। वुलन देखो ना गरम, ठीक है। नाउ सिल्क क्लॉथ, इबोनाइट, एम्बर रॉड, प्लास्टिक शीट्स, दे विल टेक मोर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। चलो सेकेंड थिंग, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, पहला बता दिया था, पास तो लाया रब भी किया। दूसरा है सिर्फ पास लाया आराम से रखा है। अब चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में क्या होता है? चार्जिंग बाय रबिंग में हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ट्रांसफर होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द particles which are brought in contact and rubbed together, either they have a tendency to lose electron or they have a tendency to absorb electron. Charging by contact में क्या होता है? दोनों ना सिमिलर चार्जेस एक दूसरे से शेयर करेंगे, सिमिलर। ये लाया दोनों को रखा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है ना ये इसको पॉजिटिव ही देगा, ये पॉजिटिव है ये इसको पॉजिटिव ही देगा, ये नेगेटिव है इसको नेगेटिव ही देगा, वाइस वर्सा, ठीक है। ओके देखो, when two identical shape, size conductor touches each other, when one conductor is charged, the second one is neutral. One is charged, this is neutral, but this will charge this body with the similar charge of its own. Then they, by touching charge, will transfer from the charged conductor to the neutral conductor, and by this both will have the same charge. Contact. एक मिनट, सो कॉन्टैक्ट रफ वाला चाहिए मुझे। कॉन्टैक्ट सी से होता है सेम, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट में हमारे को सेम चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, याद रखना है। इतना याद रखा काफ़ी है। अब आ गया इंडक्शन। हमने लास्ट क्या था, दोनों बॉडी लाए लेकिन वी हैव मेंटेन्ड द डिस्टेंस बिटवीन देम। कैसे है? तो अब इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है, कांटेक्ट में सेम चार्ज है, तो इसमें व्हेन वी आर ब्रिंगिंग टुगेदर ऑपोजिटली चार्ज होएगा, दिस विल बी ऑपोजिटली चार्ज्ड। चलो, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी ब्रिंग्स is brought nearer to a conductor, then due to attraction of unlike charges accumulate at closure surface of the contact, and due to repulsion like charges accumulated at the rearer end. इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। इससे इधर सपोज प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो ये प्लस ना इधर छोड़ के इस साइड चले जाएंगे। क्या हो गया? ऑपोजिट। तो इधर कौन आ जाएंगे? उसके ऑपोजिट चार्ज आ जाएंगे। सिमिलर वही चार्ज बोल रहे। इतना याद रखना, बाय कॉन्टैक्ट बाय इंडक्शन में यू गेट ऑपोजिट चार्जिंग, जिस्ट ऑफ द पॉइंट। इतना याद रखना, इंडक्शन में दोनों क्लोज आते हैं, देयर इज अ गैप बिटवीन द टू एंड दे गेट ऑपोजिटली चार्ज। इतना किया, फॉर्मुलेट इट इन योर ओन लैंग्वेज एंड इट इज डन। अनलाइक चार्जेस, सो दिस टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन of conductor is called electrostatic induction, repulsion accumulated on the rear side. तो opposite charges यहाँ लिख देते हैं अपन। Here we get oppositely charged. Here we get same charge. Here it will depend on the body, ठीक है, डोनर है कि क्या है। चलो, इसी का यही एग्जाम्पल है। देखो, बॉडी इज इन कांटेक्ट, दोनों ये तो एक बॉडी है रखी हुई है, ये इसका कोई लेना देना इससे नहीं है, कंडक्शन इंडक्शन से। ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ज्ड बॉडी इसके कांटेक्ट में लाई है। इसके कांटेक्ट में जब मैंने पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को लाई, तो देखो रिपल्शन के वजह से, बाय इंडक्शन में जो हमने पढ़ा, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दिस पॉजिटिव, ये बॉडी के ना पॉजिटिव चार्ज ये इधर चले गए। देखो, सारे ऑपोजिट साइड में जाकर खड़े हो गए, तो इधर कौन आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आ गया। जब हम इसी बॉडी, ये है जब हम पॉजिटिव चार्ज रॉड को इधर ला रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो, दोनों बॉडी बिल्कुल ऑपोजिटली चार्ज हो चुकी हैं। डन।
चलो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। अब आगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस के हमारे पास 3 अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने नीट हमारे एनसीईआरटी में है। एक है एडिटिव प्रॉपर्टीज़, दूसरा है चार्ज इज कंजर्व्ड, तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। एडिटिव प्रॉपर्टी, सपोज एक बॉडी है, यही है एक बॉडी, इसके अंदर तो चार्जेस है, आपको पता है, एटम्स वगैरह चैप्टर पढ़ा होगा, फिर भी हम डिटेल में तो बाद में करेंगे। एटम्स में क्या है, ये न्यूक्लियस है, सब है, इसके बीच में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब है, तो प्लस और नेगेटिव दोनों चार्जेस है, ठीक है। अभी इसके अंदर चार्जेस है, या तो प्लस वाले हैं या नेगेटिव वाले हैं, जो भी आप समझे, इसमें चार्जेस है, तो टोटल चार्जेस कितने होंगे, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, यानी हम इसको टोटल कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या है, इट इज एडिटिव इन नेचर दैट वी कैन ऐड देम। मीन्स इफ अ बॉडी इज हैविंग, यहाँ पर Q1 है या Q2 है या Q3 है या Q5 है, Q4 है, Q6 है, Q8 है, तो टोटल चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन। तो चार्ज हैज़ अ मैग्नीट्यूड, और क्या है, कितना है, इसका कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो चार्ज हैज़ अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, राइट। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज। नेक्स्ट, चार्जेस कैन बी कंजर्व्ड। हम पूरे वक्त पढ़ते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड, करते हैं ना, वैसे चार्जेस आर उसके, चार्जेस भी एक तरीके से तो एनर्जी ही है, कुछ भी एनर्जी तो देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जो भी देते हैं, तो हम उसको वैसे रिलेट करना, तो जो चीज़ दे रहे हैं, जो चीज़ उसको जो दे रहे हैं वो कंजर्व है, यानी वो खुद भी कंजर्व्ड होते होंगे। तो इन दोनों के बीच में अपने चार्जेस है, इसके बीच में अपने चार्जेस है, इन दोनों को हम ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसके चार्ज उड़ नहीं जा रहे। सपोज एक रोटी है थाली में, हम खा रहे हैं तो रोटी खत्म हो रही है, लेकिन ये इसके चार्जेस इसने ले भी लिया, खा भी लिया, तो वो इसके पास है, वो खत्म नहीं हो रहे, वो यूटिलाइज नहीं हो रहे, दे आर देयर, यूटिलाइज इन अदर सेंस, बट वो एंड नहीं हो रहे, इट इज लाइंग देयर, ये कभी भी इससे ले सकता है या इसको दे सकता है। सो चार्जेस आर कंजर्व्ड, वो कभी ख़त्म नहीं होते, उसको आप रीजनरेट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो का चार्जेस आर कंजर्व्ड, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, पहला एडिटिव, दूसरा कंजर्व, तीसरा क्वांटाइजेशन, बस इतना याद रखो, एडिटिव, कंजर्व्ड, क्वांटाइज्ड, ACQ, ACQ ऐसे याद कर लो, तो प्रॉपर्टीज़ को आप कर सकते हो। कंजर्व एडिटिव में आपने जोड़ दिया, सबको टोटल मार लो। कंजर्व में इट नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इतनी कहानी तो हमको लॉज में ही याद है, बस उसी को यहाँ पे बोला। द प्रॉपर्टी ऑफ, according to this property, no new charges either be created nor be destroyed. The total magnitude of charges in the initial or the final is always equal. हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बस वही कहानी को यहाँ चार्जेस के टर्म्स में बोल देना। क्वांटाइजेशन, क्वांटिटी, it is always in terms of charge is in terms of n into e। चार्ज तो हम इलेक्ट्रॉन के ही टर्म्स में बात करते हैं, इसमें कितना है, n टाइम्स ही होगा। अब वो n टाइम्स हम टोटल कर सकते हैं, वो n कैन बी 10, वो n कैन बी 1000, वो n कैन बी lakhs, that can be anything। तो the total charge it is n into e, it is quantized। कैसे बोलेंगे, इट इज एस्टैब्लिश फ्री लॉ, वो ठीक है। ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज E इज 1.6 इंटू 10⁻², इसको मैं दूसरे तरीके से लिख देती हूँ, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड ठीक है, दिस इज दिस वे। सो द फैक्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो 3 प्रॉपर्टीज हो गई, एडिटिव, कंजर्व्ड, क्वांटाइज्ड। n इंटू ई याद रखना, e का नंबर याद रखना, n इज द इंटीग्रल नंबर, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन का तो 1.6 10⁻⁻19 बहुत जगह पे काम आने वाला है हमको, जितनी बार बोलो अच्छा है। चलो, नाउ वी कम टू कूलम्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। चलो, कूलम्स लॉ क्या कहते हैं,
when two charges of q1 q2 type are kept at a distance of r, suppose q1 इधर q2 at a distance r they are kept, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ q1 इंटू q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सपोज इसको हम r बोल रहे हैं तो r का स्क्वायर, दैट इज ओनली, यानी दो चार्ज है तो मल्टीप्लाई इसका प्रोडक्ट कर दो और डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन इसको कूलम लॉ को बोलेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चलो आ जाते हैं, यहाँ पे सब दिख रहा है, मैंने बोल दिया है ऐसे ही लर्न करना, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब आप उसको अपने टर्म से कर लो, दो लाइनों को याद करो, लॉ को बोल दो, इफ टू चार्जेस q1 q2 are brought together, they are separated by a distance r, then the force acting, Coulomb's law force की बात करें, on the two charges is directly proportional to the product of the charges, inversely proportional to the square of the distance between them. So जब हम इसको फिर से लिखते हैं तो F will be, here we will F is equal to, not equal to, is proportional to q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर। अब जब इसको हम इक्वेट करेंगे, इक्वल टू की टर्म में लाएंगे, जब हम इसको q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, अब जब हम इसको इक्वल टू की टर्म्स में लाएंगे तो हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा। इस के की भी वैल्यू बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत जगह पे न्यूमेरिकल्स में हमको ये काम आने वाली है। तो चलो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाने के बाद हमारा ये हो जाता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अगर लर्न हो गया है तो हम अब इस K की वैल्यू भी समझ जाते हैं। K पहले ये देखो, इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखना, कहीं आपको ये पूरा रखा हुआ भी दिखेगा, भूलने की ज़रूरत नहीं है। K के टर्म्स में इसको याद रखो और K की वैल्यू याद रख लो 9:2 इंटू 10⁹। K को कैसे याद रखोगे, K काइन, और ये काइन इज़ नथिंग बट 9, काइन इज़ नथिंग बट 9, और 9 के फिगर को याद रख लो, K बहुत पॉजिटिव है, तो 9 के फिगर को 9 इंटू 10⁹, इतना याद रखो। बहुत न्यूमेरिकल्स में हमको ये काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ आप लोग फिर पाई एप्सिलॉन नॉट सबकी वैल्यूज डाल के डिफाइन करते रहते हो, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो K इज काइन इज 9 इंटू 10⁹। अच्छा अभी देखो, ये K का अगर मुझे ये लाना है डायमेंशन, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, K इज इक्वल टू, ये R इधर चला जाएगा, F के पास चला जाएगा R स्क्वायर, ये Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, Q1 इंटू Q2। तो मैं इसकी यूनिट लाना चाह रही हूँ, फोर्स का हो गया न्यूटन, R का हो गया मीटर, क्योंकि ये है 2 स्क्वायर अपॉन 1 कूलम, और 1 कूलम इज कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका इसका डायमेंशन। इस ट्रिक से बनाना सीखो। तो यहाँ मैंने आपको सब बता दिया है। ये एप्सिलॉन नॉट को वी कॉल एट परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, नॉट जहाँ आ जाएगा इट इज़ रिलेटेड टू फ्री स्पेस। ठीक है, तो ई नॉट, और इसकी भी अपनी वैल्यू आप लर्न रखो। छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन बन के आ जाती हैं जिनको हम शायद कहीं वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन नीट वाले या JEE वाले ये हमको इसी में फंसा देते हैं। तो इट इज़, अभी वो काइन था, क्या था, काइन यानी 9, तो 9 के ही पास हमको इसको रखना है। तो देखो 8.85 इज नथिंग बट लिटिल बिट लेस फ्रॉम 8.9, तो ठीक है उसको 8.85 दे दो। लेकिन वो जो था ना 10⁹, लेकिन देखो K और एप्सिलॉन नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 10⁻12 इसको देना है, इसको हमको लर्न करना पड़ेगा। 8.85 10⁻12, ये याद रखो। बस इसी का उल्टा एप्सिलॉन नॉट और K का डायमेंशन बिल्कुल उल्टा करना है, क्योंकि K इज इक्वल टू 1/4 पाई। देखो यहाँ पे मैं करके देती हूँ,
के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट एंड दिस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, यानी के की डायमेंशन को बिल्कुल अगर उल्टा कर दूं तो मेरी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन तैयार हो जा रही है। तो देखो सी स्क्वायर को ऊपर कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर को नीचे कर दो। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलो लिख ही देते हैं, सब कुछ रेडी रहेगा। कूलम स्क्वायर ऑब्लिक कर देते हैं पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी हैव डन विद कूलम्स लॉ। क्या था? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वहाँ आपको के आएगा, के की वैल्यू काइन 9⁻⁻⁻⁹ और फिर ई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। चलो इसमें एक केस है परमिटिविटी। ये केस का कुछ नहीं है, के की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। एक सेकेंड, यस, के की वैल्यू दी है हमने, ऊपर भी दी हुई है। ई आर, ये देखो मैंने जो आपको बताया था यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ई आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। इसका ये बाद में आएगा। हाँ, एप्सिलॉन नॉट और ई के बीच में एक है, एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट ई दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में चीज़ रहेगी, अपॉन द रिलेटिव परमिटिविटी। ये भी एक आप रिलेशन याद रख सकते हो। इसको मैं परमानेंट मार्कर से लिख देती हूँ, परमानेंट मार्कर से लिख देती हूँ। Therefore, ना, ये याद रखना बहुत न्यूमेरिकल्स में आपको। ये अगर आपको वहाँ एग्ज़ाम में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दी रही और परमिटिविटी ऑफ मीडियम दी रही एंड रिलेटिव परमिटिविटी दी रही, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हमको ये फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ सकता है, तो आना चाहिए। वैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रही तो हमें इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ चेंज कर सकते हैं वो मीडियम अगर चेंज करते हैं। चलो देख सकते हो रिलेशन बिटवीन दिस दिया है। सम ई आर वैल्यूज ऑल्सो वी हैव गिवन यू हियर। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 1, ऑफ एयर इज अगेन लाइक 1 ही ओनली अपन ले सकते हैं। वाटर इट इज 80, मेटल इट इज इन्फिनाइट। चलो वेक्टर मोशन ऑफ कूलम लॉ, Coulomb's law का वेक्टर मोशन ऑफ अ कूलम लॉ। नाउ here we are saying देखो दो चार्जेस है यहाँ पर, देर आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, दे विल बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट इज F on 1 due to 2 will be equal to force on 2 due to 1, but both will be in opposite direction to each other। ये देखो, इसका फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, इसका फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। ठीक है, जब दो चार्जेस को आप लाते हो तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं सेम मैग्नीट्यूड का। जैसे ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई कर रहा है, दोनों मेरे ही हाथ हैं, इक्वल ताकत है, दोनों एक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला इधर ढकेल रहा है, ये वाला इधर ढकेल रहा है, तो ये हिलेगा नहीं। इट विल बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। That's it. When the sign of the force is positive, then it represents there is, हाँ दूसरी चीज़, there is repulsion. When the sign of the force is negative, then it represents attraction. ठीक है। Now forces between, अभी हमने दो चार्ज की बात कर ली। सपोज ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ऐसा कर रहे हैं इधर इधर इधर। तो अब मल्टीपल चार्ज 1 2 3 4 5, तो it follows a rule that is principle of superposition। ये देख लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं। सपोज ये है
there is one charge q1, there is another charge suppose q2, there is another charge suppose q3, another charge suppose q4। तो ये सब एक दूसरे पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एट पॉइंट सपोज ले लेते हैं हम पी पॉइंट, ठीक है। तो इसके ऊपर जो आएगा ना, इट विल बी सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ऑल, ठीक है। यानी समझ गए ना। सपोज आप एक बच्चा खड़े हो, इसके बाजू में एक दूसरा बच्चा है, इसके बाजू में एक दूसरा बच्चा है, इसके बाजू में एक दूसरा बच्चा है, इसके बाजू में एक, 4 बच्चे हैं, 4 है या n नंबर ऑफ बच्चे हैं। फिलहाल आप 4 को इमेजिन करो और चारों इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि सिर्फ इसी ने इस पे एक्सर्ट किया और इन लोगों का नलीफाई हो गया, सिर्फ इसी ने इस पे एक्सर्ट किया। जब आप इस बच्चे को 4 लोग करेंगे तो टोटल फोर्स विल बी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना, है ना। ये कितना कमज़ोर हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है। तो एफ नेट, एफ नॉट और एफ नॉट, इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ नेट टोटल बाय ऑल विल बी ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय 1, फोर्स एक्सर्टेड बाय 2, प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय 3, प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय 4, प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय n, सबका सम टोटल फोर्स। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आपको मैग्नेटिज्म में आएगा, ये आपको कहीं पोटेंशियल में आएगा। तो सुपरपोजिशन मीन्स आप सबको सम कर दो, सारे फोर्सेस का टोटल विल बी एक्सर्टेड ऑन 1, दैट्स इट। इसी कंसेप्ट को एक जगह पे, हर जगह पे आपको यही चीज़ आएगी जहाँ सुपरपोजिशन यानी सम ऑफ ऑल कर दो। सो देखो यहाँ ये बोल रहा है, मैं पहले रीड करती हूँ फिर। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस वेयर q1 q2 2 चार्जेस लोकेटेड एट r1 r2, ये डिस्टेंसेज है ऑफ विच आर इन अ पोजिशन वेक्टर। लेट अस कंसिडर दैट एन अनदर चार्ज q नॉट इज लोकेटेड एट r नॉट डिस्टेंस, देन द फोर्स, टोटल फोर्स ऑन r नॉट ऑन q नॉट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑन ऑल फोर्सेस। अच्छा, इसमें वेक्टर एडिशन लॉ लगेगा, वेक्टर एडिशन exerted by the individual charges। कहानी समझी, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो आपको पोटेंशियल में भी काम आएगा और मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा। एक चीज़ को करो, 3 जगह पे समझो। चलो, फोर्स ड्यू टू q1 ऑन q नॉट, सपोज ये है, फोर्स ड्यू टू q2 ऑन q नॉट इज गिवन बाय दिस। फोर्स का फॉर्मूला तो यही है ना, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर वेक्टर एडिशन आएगा तो जो भी वेक्टर है वो आएगा उसका। फोर्स ड्यू टू 3, ऐसे x y z, फोर्स ड्यू टू n आ गया। तो नेट फोर्स ऑन q विल बी फोर्स ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ड्यू टू 3 टिल फोर्स ड्यू टू n। तो इट विल बी अ समेशन लॉ। सो it will follow a vector sum law which is obtained as a usual parallelogram law of addition of vector। चलो, सुपरपोजिशन समझ गया, बिल्कुल समझा होगा। चलो, हाँ, एक चीज़ और याद रख लेना, ये डेरिवेशन के बाद हम जो बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन इट इज़ वेरी क्लियर दैट फोर्स बिटवीन two charges is not affected, is, चलो करेक्ट कर देते, is, ठीक है, is not affected by presence of other charges, that is force exerted by one। यानी ये बच्चा 1 2 3 4, सपोज ये एक बच्चा है, ये जो इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसको इसके फोर्स से कोई लेना देना ही नहीं है। ये बोल रहा मेरे को जितनी ताकत है मैं तो एक्सर्ट करूँगा, तू हो या ना हो, या तू जितना कर रहा है अपना कर, मेरा जो है वो मेरा। तो फोर्स एक्सर्टेड, देखो, फोर्स एक्सर्ट बिटवीन दी 2 चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। हर कोई अपना इंडिविजुअली कर रहा है, जैसे कि आप अपना इंडिविजुअल काम करो पढ़ाई का, कोई आपके साथ वाला पढ़े या ना पढ़े, मैं जितना पढ़ सकता हूँ मैं उतना पढ़ूंगा, मैं जितना फोर्स एक्सर्ट करता हूँ करूँगा, दूसरे की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, नाउ वी कम टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है?
इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल। ये सपोज एक चार्ज पार्टिकल है, इसके आसपास एक रीजन है, इट्स अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर अदर चार्ज पार्टिकल experiences electric force is called as electric field। यानी ये है फील्ड्स, ऐसे ही हम ड्रॉ करते हैं, पूरे बुक में हमने देखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, दिस इज सब एक्सर्टेड बाय सम चार्ज, सपोज Q दे देते हैं, कैपिटल Q। इसमें जब हम स्मॉल q को लाते हैं तो ये q जो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फील्ड। तो देखो, इट्स अ रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल वेयर एनी अदर चार्ज पार्टिकल, जो स्मॉल q अभी हमने लाए, एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट, वो फील करता है फोर्स, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? अभी डायरेक्शन है ना जी, इट हैज अ डायरेक्शन। So when something has its magnitude and direction, so it is a vector quantity and is denoted by capital E. So देखो, the charge Q which is reducing the electric field is called source, which is not reducing, which is inducing. चलो एक मिनट, इट इज इंड्यूसिंग। अच्छा, यहाँ दो टर्म्स हम देख रहे हैं, एक है सोर्स चार्ज, दूसरा है टेस्ट चार्ज। ठीक है, सपोज ये कैपिटल Q है, ये है कैपिटल Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, तो जो दे रहा है यहाँ से ही आ रहा है, जैसे ट्यूबलाइट से लाइट आती है, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट? जो दे रहा है, जो छोड़ रहा है। तो यहाँ कैपिटल Q क्या हो गया? इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। इसके बीच में जो आकर एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या हो जाएगा? टेस्ट चार्ज, है ना? तो दैट इज अ टेस्ट चार्ज। सो योर फोर्स एक्सर्टेड विल बी Q इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं E इज इक्वल टू F अपॉन Q। वैसे हमको ऐसे ही लर्न करना बहुत अच्छा है। F इज इक्वल टू क्यू ई, कैसे लर्न करेंगे? F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यों भाई? क्यू ई। फोर्स इज इक्वल टू क्यू, क्यों फोर्स लगा रहे भैया? क्यू ई हो गया। चलो, इसका हम डायमेंशन देख लेते हैं। यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। चलो डन। सो न्यूटन का क्या है? मीटर, सॉरी, मास 1, m1, L1, T-3 and A inverse. ठीक है। Now according to the formula, it is if a test charge Q0 is located at a r distance from Q1 charge, then the ratio of the force applied on the test charge and the magnitude of the test charge is called electric फील्ड इंटेंसिटी। अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, देखो अभी तक के फोर्स का हमने किया था, फोर्स इज Q1, एक मिनट, फोर्स इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी हमने किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी हमने किया है फोर्स अपॉन Q, यानी एक Q कैंसिल हो जाएगा, फोर्स अपॉन Q यानी एक Q कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, बहुत इजी करके बता रही हूँ। फोर्स का फॉर्मूला हमको याद है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसको सिर्फ आप एक Q से डिवाइड कर दो, सिर्फ एक फोर्स का ये हो गया, सिर्फ एक Q से डिवाइड कर दो, एक Q कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ABCD में E पहले आता है, F बाद में आता है, यानी E में एक Q कम रहेगा, इसमें ऐड हो जाएगा जैसे ये आगे बढ़ रहा है, सिंपल। चलो, सो देखो, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। Force was depending on two charges and radius, but electric field depends on two factors: magnitude of charge to charge
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इस पे डिपेंड कर रहा है, बस लिख लो। पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। अच्छा, ये फोटो मैंने दिया है, देखो। पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन इज ऑफ फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इनवर्ड। यानी जब पॉजिटिव अंदर है ना, पॉजिटिव अंदर है तो सबको पॉजिटिविटी बांट रहा है। ऐसे ही करते ना, कहते हैं ना पॉजिटिविटी बांटो, तो बस वैसे लर्न कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो बाहर जा रही है, नेगेटिवली चार्ज, प्लीज आप अपनी नेगेटिविटी आपके अंदर रखो, अंदर आ रही है। बस डन 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 डन। चलो ये हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिवली चार्ज रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मैंने कहा था ये सुपरपोजिशन आपको बहुत जगह पे आएगा। वैसे ही देखो यहाँ पे फिर से आ गया है। जब भी हमने फोर्स के बारे में बात की थी, फोर्स नेट ऑन सेंटर ढक ढक सब मार रहे इस F1 F2 F3 F4 F5, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक Q से डिवाइड कर दिया, E1 E2 E3 E4 आ गया। इसको मुझे ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला हमको पता है कि एक ही चार्ज आ पाएगा अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, और सबका 1 का कर दो, 2 का कर दो, 3 का कर दो, 4 का कर दो, सबका समेशन कर दो, और ये हो गया रूल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी सम ऑफ ऑल। चलो मैंने बता दिया है। नाउ देख लो, E is also a vector quantity and that varies from one point to another point in the space and is determined from the position of its source charge. Definitely. अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन बता दिया, फोर्स में भी सुपरपोजिशन बता दिया, बाद में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अलग बताऊंगी, और मैग्नेटिज्म में अगर आएगा तब वहाँ बताऊंगी। नेक्स्ट, तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी हमको बांटनी चाहिए, नेगेटिविटी हमको नहीं बांटनी चाहिए, छुपा के रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो पॉजिटिविटी इनसाइड, नेगेटिविटी ना, पॉजिटिविटी आउटसाइड, नेगेटिविटी इनसाइड। चलो तो देखो फील्ड लाइंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। सो व्हाट, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस such that when we draw a tangent to it, it gives you the direction of force on the positive charge. When you draw a direction, it gives the direction of force. Tangent बना दो, force का direction बताता है, इतना याद रखो। Here are the properties of electric field lines. इसकी कुछ सिमिलैरिटी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी आएंगी, ठीक है। बस दोनों में एक ही फ़र्क है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप जैसे ही नॉर्थ साउथ जैसे ही वो ना, तो वो लूप बना देती है, क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, इट डजंट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, पर ये लूप क्लोज नहीं होता, ये लूप क्लोज नहीं होता। ये एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती है। फिलहाल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी बताई है, पर साथ में मैग्नेटिक का बताया है, तब अलग से बताऊंगी, पर अगर डिफ्रेंसिएशन आता है तो आपको ये आना चाहिए, इसलिए बता दिया। लेकिन दोनों की सिमिलैरिटीज, काफ़ी फील्ड लाइंस के बारे में सिमिलैरिटी है, इधर डालो या उधर डालो, सब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ओके, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। अरे 10 कूलम का चार्ज है तो कुछ फील्ड लाइंस होंगी, 100 कूलम का चार्ज है तो उतनी ज़्यादा फील्ड लाइन होंगी, 1000 कूलम का चार्ज है तो उतनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स होंगी। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। वेरी गुड, बस ऐसे इमेजिन करते जाओ, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, जितना बड़ा चार्ज लगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस आ गई। ये है डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बता दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बना रही है। नेक्स्ट चीज़ क्या बताना आप, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। ये आप कंडक्टेंस में भी पढ़ोगे वैसे, फिर भी एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सपोज ये कंडक्टर है, एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है, इसके ऊपर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही तो दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। 3 हो गई,
पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, नो क्लोज लूप, जितना ज़्यादा चार्ज है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 4 हो गई, 6 भी लिखा तो आपके पूरे पॉइंट्स हैं। चलो नेवर। अब ये इवन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमने बोला है कभी वो इंटरसेक्ट नहीं होएगी। नो टू फील्ड लाइन, सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, प्लस है माइनस है, और नहीं पहले इधर प्लस लेते हैं इधर माइनस लेते हैं, यहाँ से निकली तो ये ऐसा नहीं जाएंगी, ये ऐसा नहीं जाएंगी, दे विल नेवर एवर इंटरसेक्ट। ये भी सेम है, मैंने बोला मैक्सिमम चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिमिलर होंगी। एक क्लोज लूप वाला बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत अच्छा डिफरेंस है। वैसे ही जैसे इसकी फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, वैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जितना बड़ा मैग्नेट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस होती है, वैसे ही ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो दे नेवर इंटरसेक्ट, क्यों? एंड देयर विल बी नो टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट हो गई और हमने बोला एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो देखो फोर्स के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, और फोर्स का कभी 2 डायरेक्शन नहीं होते, 2 डायरेक्शन हो गए तो नलिफाई हो जाएगा। नाउ द 6th इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडनली शोइंग द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये ऐसे नहीं निकल जाएंगी, ये ऐसे नहीं निकल जाएगी, ये ऐसे घूमकर इधर आ जाएंगी अगर ऑपोजिटली चार्ज्ड है। तो क्या मतलब हुआ, इसने इसको अट्रैक्ट किया, दैट्स इट। एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट्स हमने पढ़ा है, उसी पॉइंट को यहाँ डाल दो। तो इतना टर्म याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। नाउ द फील्ड लाइंस एक्सपांड और एक्सर्ट प्रेशर। अगर 2 पॉजिटिवली चार्ज है, अब अगर फील्ड लाइन है तो वो ऐसे नहीं आएंगी, वो ऐसे ऐसे आना चाहेगी, ऐसे निकल जाएगी, वो ऐसे ऐसे आना चाहेगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे दूर निकल जाएगी। सिमिलर चार्ज है, वो उसके पास जाना तो चाहिए, अरे नहीं ये तो अपने सिमिलर चार्ज है, दोस्ती नीचे, दूर। ठीक है, तो सिमिलर चार्ज है, नेगेटिव हो या ये हो, वो दूर चली जाएंगी। तो दे एक्सर्ट, जैसे वो जाएगा तो जैसे ये पॉजिटिव है, ये जाने लगेगा ना, तो ये बोलेगा हट नहीं आना, तो उसको दूर फेंक देगा, रिपेल कर देगा। द फील्ड लाइंस एक्सपांड। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। मैंने यहीं पे डायग्राम दे दिया है तो मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। यूनिफॉर्म, सेम डिस्टेंस, सेम लेंथ, सब अपना सेम डायरेक्शन, सब सेम। देखो इनके बीच का डिस्टेंस है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, देखो यहाँ से कम, यहाँ बढ़ता जा रहा है, यहाँ डिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है, यहाँ डिस्टेंस आगे और बढ़ेगा, है ना। So this is non-uniform. So it can be of 2 types, uniform electric field as well as non-uniform electric field. So here we end with electric field lines. Electric dipole हम बाद में करेंगे. Till then, bye bye. I think I have clarified you. Try to make things easy fight for you on Easify my exams. Till then, bye bye.